2024 की डगर, अपनी यात्रा, अपना सफर। आज हम हल्ला बोल में इसी पर बात करेंगे। दिसंबर खत्म हो रहा है, आप लोग भी अब नए साल की तैयारी कर रहे होंगे। अप्रैल में चुनाव होंगे, जनवरी का महीना बहुत बड़ा होने वाला है सियासी तौर पर। एक तरफ 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो दूसरी ओर ठीक एक हफ्ते पहले यानी 15 जनवरी को राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अपना अपना सफर है। एक के सफर में भगवान राम की मौजूदगी है, तो दूसरे के सफर में न्याय के दावे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं राम मंदिर से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक चीजें। हम आपको दिखाएंगे भी पूरी कहानी की ये राम मंदिर के निर्माण, और आज जब ये वाकई राम भक्तों को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है, तो उसका पूरा सफर कैसा रहा है। 1950 में बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सबसे पहले फैजाबाद कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी और यहीं से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर सियासी लड़ाई में एक दिलचस्प मोड़ आया 1990 में, जब हनुमानगढ़ की ओर बढ़ रहे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार थी। 2 साल बाद यानी 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, जिसे विवादित ढांचा कोर्ट ने कहा। उस वक्त यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, पूरे विवादित परिसर को 3 हिस्सों में बांट दिया। 2011 पे आइए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और प्रमाइस ये था कि या तो किसी का इस पर अधिकार होगा या नहीं होगा। अगर किसी की जमीन है तो इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2020 में रामलला टेंट से फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। इसी साल राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। अब आपको बताते हैं राम मंदिर कैसा होगा। पूरा परिसर 67 एकड़ में फैला, मंदिर 2 एकड़ में होगा। इसमें 5 गुंबद होंगे, मुख्य शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम की नगरी में सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। शहर में 2500 सीसीटीवी लगाए गए हैं। भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की जा रही है। अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री अभी 30 दिसंबर को करने वाले हैं, जिससे आने वाले वक्त में पर्यटकों के लिए बहुत वहां पर आना पहुंचना आसान होगा। अगर कोई दिल्ली से जाना चाहे, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हो, मुंबई से भी अयोध्या जाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बीच हम कांग्रेस की तैयारी की भी बात करेंगे। राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, भारत न्याय यात्रा निकालेंगे। 14 राज्यों में वो जाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पक्ष और विपक्ष की 2024 के लिए सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई। कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और राम मंदिर उद्घाटन के साथ दोनों तरफ चुनावी उद्घोष होने वाला है। जनवरी के महीने में मई के फैसले की सबसे बड़ी चुनावी बिसात बिछेगी। जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर राम मंदिर दर्शन का शुभारंभ करेंगे और राहुल गांधी 15 जनवरी से भारत न्याय यात्रा के साथ 14 राज्यों के जनसंपर्क सफर पर निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री 22 जनवरी को राम मंदिर की पहली आरती के साथ देश में राम भक्तों को सबसे बड़ी सौगात देने वाले हैं। मेहमानों की सूची पर मारामारी हो रही है, लेकिन बीजेपी के समर्थक और राम भक्त गदगद। बीजेपी कह रही है प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है, जो कहा था वो कर दिखाया। तारीख नहीं बताएंगे का ताना मारने वाले अब मोदी की गारंटी का लोहा मान ले। सबके राममय होने की घड़ी आ गई। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए। विपक्ष की तरफ से उठी 3 आवाजें इस महा आयोजन पर ही प्रश्न खड़ा कर रही हैं। ये इन्विटेशन हमें मिला, लेकिन अब ये जो उद्घाटन का समारोह वो अब एक स्टेज स्पॉन्सर्ड इवेंट के रूप में बदला गया। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, यूपी के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। आगामी एक हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता सुकोमलता दोनों आई हैं,
उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल चेहरा भी होना चाहिए, उसका संरक्षण किया जाए। और एक नजर विपक्षी गठबंधन के उन नेताओं पर जो या तो न्योता ना मिलने पर नाराज है या फिर राम मंदिर के न्योते को ही ठुकरा रहे हैं। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी शरीरों के नीचे उनको फेंक दिया था गोली मारकर, पूरी सरयू लाल हो गई थी उस वक्त, हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। हम इसमें नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो भावनाएं हैं आम लोगों की, उसकी हम पूरी कदर करते हैं, हम इज्जत करते हैं। जो धार्मिक भावनाएं हैं। 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। और अब बात राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। 15 जनवरी से 15 मार्च तक राहुल गांधी की ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर से शुरू होने वाली ये यात्रा नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक चलेगी, जिसमें वो 67 दिनों में 6200 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बीजेपी कह रही है कोई यात्रा कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला राहुल गांधी को। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। देखिए, यात्रा करने से कौन किसी को रोक सकता है, लेकिन इसके पहले भी तो यात्रा की थी इन्होंने, क्या परिणाम आया? ये तो राजस्थान भी गए थे, मध्य प्रदेश भी गए थे, छत्तीसगढ़ में भी यात्रा की थी इन्होंने, कहाँ चुनाव जीत पाए? तो करते रहे यात्रा, तब तक चुनाव आ जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकलना चाहती है, लेकिन केवल शब्दों के प्रयोग से न्याय और ये सब नहीं होता है। उन्होंने पहले भारत जोड़ो की बात की, लेकिन पूरी राजनीति उनकी भारत तोड़ने की होती है। जो देश के तोड़ने के टुकड़े करने के लिए बात करते हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी टिकते हैं। विदेश में जाकर विदेश से मदद मांगते हैं ताकि भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप हो। ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से मणिपुर की जनता के साथ जो अन्याय हुआ, इतनी प्रताड़ना सहन करने के बाद भी आज भी मणिपुर की जनता को न्याय नहीं मिला, तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी के मणिपुर की जनता को न्याय के लिए जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाए, और इसीलिए इस मैसेज को देने के लिए ये शुरुआत मणिपुर से न्याय यात्रा के तौर पे की जा रही है। 6200 किलोमीटर की यात्रा है, 14 राज्य और 85 जिले इस यात्रा में कवर होंगे। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम भक्तों का सदियों से चला आ रहा इंतजार खत्म करेंगे, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और जनता अपना मन बनाएगी कि वो किस पर भरोसा दिखाए अपने वोट से। आज तक ब्यूरो। शहजाद पूनावाला जी, इसको बहुत बड़ा आपने पॉलिटिकल सियासी आयोजन कर दिया है। सैम पिट्रोडा जो कह रहे हैं वो तो हमने सुनाया ही है, लेकिन चाहे वो वाम दल हो, अन्य दल हो, वो सब कह रहे हैं कि इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश आपकी सरकार कर रही है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। जवाब दीजिए। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग हमेशा से आजीवन बाबर के प्रशंसक और समर्थक रहे हैं, आज अगर राम मंदिर बन रहा है तो उससे तो उनके पेट में उबाल आएगा ही, उनको दर्द होगा ही। कुछ लोगों का तो इतिहास है कि राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कुछ लोगों का राजनीतिक इतिहास है कि वकीलों को बेचकर लटकाने अटकाने भटकाने की पूरी बात की। और आज भी तो जब राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला वहां पर विराजमान होंगे तो किस प्रकार की बातें आ रही है। कोई कह रहा है कि देखिए ये राम मंदिर क्यों बन रहा है, कोई कह रहा है कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बाबरी को तोड़कर, शफीकुर रहमान ने कहा कि बाबरी को तोड़कर मंदिर बनाया गया, ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई तो कह रहा है कि हिंदू धर्म ही धोखा है। और इनके पूरे गठबंधन में लगातार तो ऐसी बातें आ रही है ना। उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा, सनातन समाप्त कर देंगे।
फिर उसके बाद प्रियंक खड़गे ने कहा कि सनातन बीमारी की तरह है, हिंदू टेरर से लेकर सैफरन टेरर तक, और राम जी का अस्तित्व नहीं, राम काल्पनिक है। और अभी हाल ही में भी एलन गोवन डीएमके के नेता ने यह कहा है। अच्छा देखिए, बात जो सैम पिट्रोडा ने की, वैसे सैम पिट्रोडा वो नेता है जिन्होंने हुआ तो हुआ कहा था 1984 के नरसंहार के लिए, और पुलवामा के लिए कहा था कि ऐसे छोटे मोटे हमले होते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान को कहां दोष दें 8-10 आतंकियों के लिए। तो सैम पिट्रोडा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, देखिए वो 3/4 समय तो विदेश में रहते हैं, उनको पता नहीं आज 6 साल में बेरोजगारी सबसे कम स्तर पर 3.2% है। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्या हो रहा है, 13 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, 7.6% की हमारी ग्रोथ रेट, फास्टेस्ट 5 में आज इकोनॉमी शामिल, G20 जैसा आयोजन, चंद्रयान 3 के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा तिरंगा लहरा रहा है। और जब यह विवादित ढांचा था तब क्या ग्रोथ रेट थी, 2-3% की ग्रोथ रेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंगाली की ओर चले गए थे, सोना गिरवी रखना पड़ा था। एफडीआई तो किस प्रकार से आता था वो तो हमको पता है, आज हाईएस्ट एफडीआई है। एक्सपोर्ट सबसे न्यूनतम स्तर पर थे, आज हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है। तो मुझे लगता है कम से कम सैम पिट्रोडा, अंकल सैम, जिनका असली नाम वैसे आपको पता है, उनका असली नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, यदि वो अपने अंश से, अपने माता पिता के दिए हुए नाम से और अपनी संस्कृति से जुड़ते तो शायद उनकी समझ थोड़ी बेहतर होती। तो मुझे लगता है कि वो तो जिस रोम संस्कृति का परिचय देते हैं अंकल सैम बनकर, आज राम संस्कृति छा रही है तो उनको तकलीफ होना स्वाभाविक है। पॉलिटिकल फायदे पर आपने लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं दूसरी बार पुनः कोशिश करूंगी उस पर जवाब लूं, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके पास आते हुए ये हमने पूरा मैप बनाया है, राहुल गांधी जो ये भारत जोड़ो 2.0 भारत न्याय यात्रा के नाम से करने वाले हैं, जिन राज्यों से वो गुजरेंगे 2019 में, यहां पर कांग्रेस पार्टी को एक बार दिखा दीजिए, 14 सीटें आई थी, 355 सीटें हैं कुल इन राज्यों में। मेघालय से लेकर असम, मणिपुर से शुरू कर रहे हैं वो, वहां से अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी हो रहे हैं वो, उसके बाद नीचे महाराष्ट्र आ रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं। 14 सीटें आई थी 355 में से, बाजी पलट जाएगी राहुल जी की यात्रा से, कैसे? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता से आपने सवाल किया तो 10 साल की हुकूमत के बाद भी भाजपा के प्रवक्ता को अपने मोदी जी, जिनको विष्णु के अवतार ये लोग बताते हैं, उनकी एक उपलब्धि भी नहीं बता पाए। उपलब्धि है भी नहीं। पूरा देश आज त्राहिमाम कर रहा है मोदी जी के यूं कहिए कोपभाजन बनने से। संसद हो, सड़क हो या सरकार हो, हर जगह अन्याय ही अन्याय है। इस देश को न्याय चाहिए। इस देश के लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को न्याय चाहिए। बेरोजगारों को न्याय चाहिए, कारोबार चाहिए, रोजगार चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए। उस पर नहीं बात होगी। मोदी जी के तमाम भाषण है, बहुत सुना सकता हूं, कई बार मैंने सुनाया है। 2022 में जब 75वां हम आजादी का वर्षगांठ मनाएंगे तो क्या क्या बोला था। 5 ट्रिलियन तो 5 साल पहले हो गया था। तीसरी इकोनॉमी तो 2-3 साल पहले हो गई थी। तो जो दिन भर असत्य बोलते रहते हैं, और भाजपा ही कहां के राम भक्त हैं? ये तो कहीं के राम भक्त नहीं, कभी के राम भक्त नहीं है। इसको भी ये अपना पार्टी कार्यक्रम बना के रखा है। क्या मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया? कोई भाजपा का नेता या ट्रस्ट के लोग कह सकते हैं कि 20 जनवरी तक जिस दिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन मंदिर का संपूर्ण कार्य बंद हो जाए, कंप्लीट हो चुका है? राम जन्मभूमि दिवस के दिन क्यों नहीं? 2 ही महीने बाद, चैत महीने में रामनवमी पड़ती है, भगवान राम के जन्म पड़ता है, उस दिन क्यों नहीं? क्योंकि इन्हें राम का नाम भुनाना है। राम भक्त होते तो रामनवमी के दिन करते। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से ये सत्ता पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पता है ये राम जो है बहुत न्यायप्रिय हैं। वो इस बार आपको जो राम के भरोसे आप छलिया रूप धारण करके जो कालनेमी सरीके राम भक्त जो लोग बनते हैं, उनके साथ क्या होता है वो पहचानते हैं भगवान जी। आपको जिम्मेदारी मिली थी इस देश की सत्ता संभाल के चला करके। लोगों को जो वादे किए थे आपने, काला धन से लगाए, नौकरी से लगाए, कारोबार से लगाए, डॉलर से लगाए, पेट्रोल के दाम से लगाए, महंगाई बेरोजगारी से लगाए, 100 स्मार्ट सिटी से लगाए, काशी के ऑटो से लगाए, गंगा मैया की सफाई से लगाए। हर घर में हर व्यक्ति को एक घर, उसमें जल, उसमें नल, उसमें पानी, उसमें LED बल्ब,
बुलेट ट्रेन, बहुत सी चीजें हैं, पूरी फहरिस्त है मेरे पास, पढ़ सकता हूँ। ठीक है, क्या लेकिन हुआ? अखिलेश जी आपने भी उन शब्दों भारत का न्याय यात्रा उच्चारण पर एक एक लाइन भाजपा नहीं ही बोली। करता है। आपने भी भारत न्याय यात्रा पर एक लाइन नहीं बोली। अब इंतजार कीजिए अपनी बारी का। 14 सीटें पिछली बार आई थी 355 में। हाँ। मैंने कहा कि संसद हो या सड़क हो या सरकार हो, कहीं न्याय नहीं मिल रही है। हाँ। भारत न्याय यात्रा, हर जगह हिंदुस्तानियों को न्याय मांगने के लिए तरसना पड़ रहा है। ठीक है, शहजाद जी जवाब दीजिए। न्याय यात्रा के जरिए लोगों की आवाज बनेंगे और वो कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में राम मंदिर का, एक सेकंड प्लीज अखिलेश जी, बीच में नहीं, अखिलेश जी प्लीज, वो कह रहे हैं राम मंदिर का आप लोग जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। इसके बाद अनुराग जी आ रही हैं। अंजना जी, आज तो मैंने गंगा नहा लिया। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी है तो मुमकिन है, जिन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, आज कह रहे कि राम के रामनवमी पर क्यों नहीं उद्घाटन हो रहा। बताइए अंजना जी, बाकी कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, ये कांग्रेसी राम जी में विश्वास जताने लगे और राम जी का अस्तित्व है, मतलब कि रोम मानसिकता वाली इनके नेतृत्व पर कितना करारा तमाचा पड़ा है। और अच्छी बात है, ये लोग अपने आप को महात्मा गांधी के अनुयायी कहते हैं। महात्मा गांधी का तो सिद्धांत क्या था? राम राज्य वाला। महात्मा गांधी तो हे राम कहते कहते चले गए, उनके समाधि पर हे राम लिखा हुआ है। मान लीजिए आज महात्मा गांधी जीवित होते तो राम के विरोधी जो है उनको भी सांप्रदायिक कह देते। अब भारत जोड़ो, सॉरी, ये न्याय यात्रा पर आते हैं। अंजना जी, ये न्याय यात्रा नहीं है, ये राहुल की 15वीं रीलॉन्च यात्रा है। अब देखिए ना, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में जो भी कसर की थी, 11 चुनाव हुए उसके बाद और उसके बीच में, उसमें से कांग्रेस 8 चुनाव हार गई। तो अब री लॉन्चिंग भी करना है। ममता दीदी और आम आदमी पार्टी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन राहुल के खिलाफ पारित किया है, उसके बाद रीब्रांडिंग भी करना है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में अपनी जगह को खोते जा रही है, तो अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा में आगे रीब्रांड करके रीपोजिशन भी करना है। तो ये रीब्रांडिंग, रीलॉन्चिंग और रीपोजिशनिंग यात्रा तो है, परंतु 2 सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुए। इन्होंने कहा कि ईस्ट से वेस्ट की यात्रा है। अंजना जी, ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है भारत का? अरुणाचल प्रदेश। वहां पर यात्रा शुरू होना तो दूर की बात है, जा भी नहीं रही है। ऐसा कौन सा एमओयू है चाइना के साथ, पता नहीं, वो बाद में बता देना। उसके बाद वो यात्रा जा रही है बिहार में। अंजना जी, मैंने आपका वो 10-25-30 सेकंड का वो मोनोलॉग सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दयानिधि मारन बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला कहता है। टॉयलेट साफ करने में कोई आपत्ति नहीं, हम तो हर श्रम का सम्मान करते हैं, परंतु उनके लिए न्याय मांगेंगे राहुल गांधी। फिर वो उत्तर प्रदेश जा रहे। उत्तर प्रदेश के लिए क्या बोला था रेवंत रेड्डी और सेंथिल कुमार ने? गौमूत्र राज्य। बिहार का डीएनए, ये उत्तर भारतीयों का डीएनए तेलंगाना डीएनए से कमतर होता है। आप ही के कॉलीग राहुल कंवल से कहा था, उनके लिए न्याय मांगेंगे। और फिर उसके बाद वो राजस्थान पहुंचेगी, तो राजस्थान में हमारे राजस्थान के भूमिपुत्र, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी के लिए क्या कहा है इनके नेता ने? उदयभान ने कहा है कि टूटी हुई खाट है। उनके नेता किस प्रकार से मखौल मजाक और पोस्टर शेमिंग कर रहे थे, उनके लिए भी न्याय मांगेंगे। और न्याय की बात कांग्रेस करेगी, जिसने 84 का नरसंहार करवाया हो और उसके बाद 34 साल सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को बचाया हो, वो न्याय की बात करेगी। परंतु देखिए, टेम्पलेट शायद सेम ही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किससे हुई? जॉर्ज पोनैया, जिसने मां दुर्गा का भी अपमान किया, भारत माता का भी अपमान किया। आज वही टेम्पलेट है कि जैसे ये न्याय यात्रा शुरू हो रही है, उससे पहले समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म क्या है, धोखा है, धंधा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये जो अभी मैंने आपको छोटा सा जवाब दे दीजिएगा प्लीज शहजाद जी, टाइम की कमी। गंगाराम पित्रोदा का बयान सुनाया, तो ये लगातार ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं। अखिलेश जी, एक छोटा सा जवाब, इसके बाद अनुराग जी आ रहे हैं। अंजना जी। हाँ अखिलेश जी, अंजना जी, आपने दोबारा पूछा, लेकिन कितनी कंगाल बीजेपी पार्टी है कि जो अपने 10 साल के विश्व गुरु की एक उपलब्धि नहीं बता पा रही। विश्व गुरु की, जो 20 गुरु हैं, उनकी एक उपलब्धि नहीं बता पा रही है। रटे हुए तोता की तरह से दूसरों की निंदा और आत्म प्रशंसा के अलावा एक उपलब्धि नहीं गिना पाने वाले भाजपा के लोगों का देख लीजिए क्या हाल है। तो क्या हाल होगा इनका? ये राम जन्मभूमि की बात करते हैं, क्या क्या सब। भैया, कब तुम लोग राम भक्त रहे हो? कब रहे हो? 89 में तुम लोग आए इस आंदोलन में हिमाचल से। उसके बाद हम पे आरोप लगाते थे कि ताला खुलवा दिया, शिलान्यास करवा दिया, भूमि अधिग्रहण करा दिया, रामराज की कर दिया। तब तो हमको कोसते थे, जबकि सबकी अदालतों के द्वारा होता था। तुम तो सिर्फ राम को कभी माने हो, कभी भाजपा। यही उत्तर प्रदेश में राम के जन्म को लेकर के कितने अमर्यादित भाषा बोलने वाला इनका मंत्री अभी भी भाजपा के उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। बिहार में इनका एक नेता राम के बारे में क्या कहता, वो अभी भी इनकी पार्टी में है।
बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राम के बारे में क्या क्या कहा था, अंजना जी आपने स्वयं इंटरव्यू लिया था, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। ये कोई राम भक्त नहीं है, सब सत्ता के भक्त हैं, इनको सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए। मैंने कहा ना, बता दो भैया कि रामनवमी के दिन क्यों नहीं, उससे अच्छा दिन क्या होता है, 2 ही महीने बाद तो है। एकदम छोटा सा शहजाद जी, नहीं तो आप दोनों का फुटबॉल मैच बन के रह जाएगा। प्रवेश का किस चीजों का एकदम छोटा सा जवाब। वो कह रहे हैं कि राम आप क्यों नहीं, रामनवमी तक क्यों नहीं वेट करते और काम नहीं गिना पा रहे आप। इसके बाद आ रही हूं अनुराग जी। अंजना जी, इस सुंदर अवसर के लिए 500 वर्षों तक कांग्रेस ने रुकाया, अब कांग्रेस कह रही और रुक जाओ। कांग्रेस ने वकील भी भेजकर 70 साल तक लटकाया अटकाया भटकाया। आज कांग्रेस के प्रवक्ता अधिकृत रूप से हिंदुओं को, सुन लीजिए, 90 करोड़ हिंदू, 80-90 करोड़ हिंदू की कांग्रेस अब ये राम मंदिर के उद्घाटन से भी परेशान है। वो कहती है होना ही नहीं चाहिए 22 जनवरी। ठीक है, चलिए अब वापस लौटूंगी तो आप लोग अपनी बात आगे लिए चलिएगा। अनुराग जी, आपने क्या पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी को सशक्त बनाने के लिए ऐसे वक्त पर? वरना शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान जो अभी वो राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के ऐन पहले दे रहे हैं, या फिर ये स्वामी प्रसाद मौर्य, कल तो आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि ऐसे नेताओं को चुप होना चाहिए। वो तो आपके साथ ही है। क्यों अपमान करेंगे? हिंदू धर्म का अपमान क्यों करेंगे? किसी भी धर्म का अपमान गलत है, हिंदू धर्म का अपमान क्यों स्वीकार्य हो जाता है सबको? किसी को स्वीकार नहीं होता, ना कोई ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं निकाल रहे हैं क्या उनको पार्टी से? हम लोग भी खड़े नहीं होते। सुनिए मेरी बात, अब मैं बोल लूं तब आप बोल लीजिएगा, मैं पूरा जवाब तो दे लूं। ऐसे लोगों के साथ हम लोग खड़े नहीं होते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी राम का, चूंकि प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय है, ये हम भी कहते हैं। और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। हम तो कह ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति कर रही है, लेकिन राम के जो आचार है, विचार है, उनको नहीं मानने को तैयार है। प्रभु राम के आचार विचार तो मानिए, आप तो उसको मानते नहीं हो। प्रभु राम वो बात करते थे समाज के अंदर में सबको न्याय मिलना चाहिए, तो आप कहां देते हो? महिलाएं बेचारी आपसे न्याय मांगती रहती हैं, तो आप उनको न्याय तो देते हो, उनको घसीटते और रोड पे घसीटा जाता है उनको। क्या आपने न्याय दिया? किसान जब न्याय मांगता है तो आप क्या, किसान तो प्रभु राम के ही बच्चे हैं, क्या आपने उनके साथ न्याय किया? उनको 1 साल धरने में बैठना पड़ता है, उनके रास्ते में कील काटी बिछाते हो और फिर उनके साथ उनके साथ तो आप न्याय कर नहीं पाते। आप बताइए कि आपने किन के साथ न्याय किया? ना महिलाओं के साथ न्याय करते हो, ना किसान के साथ न्याय करते हो, ना बेरोजगार लोग हमारे परेशान उनके साथ, युवाओं के साथ न्याय नहीं करते हो। महंगाई कितनी बेजोड़ है, उस पर न्याय नहीं। अब न्याय की बात करते कहां? आप भगवान के नाम पर राजनीति करना चाहते हो। आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, आप ये भी बता दीजिएगा कि देखिए प्रभु राम बुलाएंगे तो सब जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार ना बने। प्रभु राम की भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार नहीं हो सकती। प्रभु राम कण कण में हैं, प्रभु राम सबके हैं। और आप ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि आपने राष्ट्रपति जी को बुलाया है, क्या आपने उपराष्ट्रपति जी को बुलाया है, क्या न्योता दिया है, क्या वो आएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, हिंदुस्तान की हैं वो, और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को सभी चाहेंगे कि वो आए वहां पे। तो आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्या बता दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा हमारे संजय निषाद आपके एक मंत्री हैं, आपके पार्टी में आपके अलायंस है, यहां मंत्री हैं, उन्होंने कहा था प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है। इतना बड़ा अपमान किया, क्या आपने उनको मंत्री नहीं बनाया? आज तक वो आपके यहां मंत्री हैं आपके साथ। क्या एक एमपी पार्लियामेंट में खड़ा होके प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, उसके बाद उसको अपने दल में ले लिया, अपने दल में लेने के बाद उसके बेटे को आपने मंत्री बना दिया? क्या आपने क्यों किया? प्रभु राम का अपमान करने वालों को आप दल में ले लेंगे, वो मंत्री बना देंगे, और प्रभु राम का अपमान करेगा वो मंत्री बना रहेगा। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए। प्रभु राम सब देख रहे हैं, और प्रभु राम ये भी देख रहे हैं 2024 में ये जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अन्याय कर रहे हैं, संविधान को नहीं चलने दे रहे, संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और प्रभु राम ये नहीं देखते क्या कि संविधान पे बैठे हुए व्यक्ति, जब संविधान, हिंदुस्तान का संविधान पे कोई व्यक्ति बैठा होता है, हाँ। तो किसी जाति धर्म का नहीं होता। उपराष्ट्रपति ये जवाब मैं अरविंद जी से और शहजाद जी दोनों से लूंगी, लेकिन एक बार अनुराग जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। जब किसान के बेटे, जब किसान परेशान थे तब तो नहीं बोले, जब जाट की बेटियां परेशान थी तब तो नहीं बोले। 140 संसदों को आपने पार्लियामेंट से निलंबन किया, आपने की आवाज को रोका है, और 140 संसदों को जो आपने आवाज को रोका है, लोकतंत्र का अपमान किया है, देश की आवाज जब दबाई है। आवाज जा रही है? अच्छा, आवाज जा रही है। अनुराग जी, एक बार अनुराग जी को मेरे साथ दिखाइए। अनुराग जी, हाँ जी, आपने मुझे कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप बोलेंगे, आपने कहा था आपको स्वीकार्य नहीं है। आपने गुस्से में संजय निषाद से लेकर सबकी बात दोहराई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, हिंदू धर्म का एक सिंपल सवाल सुनने दीजिए ना सर, सवाल प्लीज सर, सवाल होने दीजिए। हिंदू धर्म का अपमान
क्यों स्वीकार्य करने को कहा जाता है? क्यों यहां पर सहनशीलता की सिर्फ बात होती है? बात है कि किसी धर्म का कोई भी अपमान ना करे। हर धर्म के लिए उसी तरह से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान क्यों स्वीकार किया जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य पर जरा गुस्सा दिखाइए आप, आपका टाइम अब शुरू होता है। सुन तो लीजिए। देखिए, मैंने आपसे बोला धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, किसी व्यक्ति का भी अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। किसी भी जात धर्म का अपमान समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम किसी का इस तरह की चीजों को समाजवादी पार्टी न कभी इंडोर्स करती है न बर्दाश्त करती है। लेकिन मेरा फिर सवाल वही जाता है, संजय निषाद जी के बारे में नाम लेने में आपको डर लगता है क्या अनुराग जी? क्या बोलेंगे ये अनुराग जी? क्या आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेने में डर लगता है? मैंने बोला मैं उनके साथ नहीं हूं, पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, उनके शब्दों के साथ नहीं है, वो तो दिया। लेकिन ये बताएं कि संजय निषाद को ये कब आप मंत्री पद से हटाएंगे जिन्होंने बोला प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं है? ये दोनों का जवाब उनसे लेंगे, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी पहले आपकी बात सामने आ जाए। वो कह रहे हैं कि एक तो पॉलिटिकल फायदे का आरोप लग रहा है कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि रामनवमी पर क्यों नहीं। दूसरा हिस्सा प्रश्न का ये, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको बुलाया नहीं बुलाया है, और संजय निषाद मंत्री बने हुए हैं। देखिए, पहले तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाए कि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। भारत सरकार का ना कोई फंक्शन है, ना पीएमओ का कोई फंक्शन है। ये फंक्शन जो कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो है, ये ट्रस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, नंबर 1। और वो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी है। तो वो ट्रस्ट वाले किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, सवाल ये है कि अनुराग जी अभी बड़ी भारी राम जी के बारे में बातें कर रहे थे, बड़ी आस्था दिखा रहे थे। इनके बुजुर्गों ने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, तो इनका नफरत होना स्वाभाविक है। 2 कारण है, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई इन्होंने और तुष्टीकरण ही करते रहे ता जिंदगी। अगर ये राम मंदिर की बात करेंगे तो इनका वोट बैंक तो भाग जाएगा ना, ये भी इनको ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी एक और विडंबना है, जो इनकी डिम्पल भाभी है वो प्रायश्चित भी करना चाहती है। इसीलिए कल उनका स्टेटमेंट आया कि हम लोग तो जाएंगे जी, उनके ससुर साहब ने जो गोलियां चलवाई थी उसको प्रायश्चित भी तो करना है ना उनको, इसलिए वो बात कर रही है। अब तीसरी बात पे आई है, ये कांग्रेस वाले। अनुराग जी बीच में नहीं, मैं जवाब ले लूंगी आपसे। आप पर हमला में जवाब ले लूंगी, अपनी बारी का इंतजार करें। एक सेकंड ठीक है, मैं आ रही हूँ वापस आ रही हूँ। नहीं, कोई हमला नहीं, हम तो फैक्ट बता रहे हैं, हमला नहीं कर रहे, फैक्ट बता। हम ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं, कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में, आई वॉज इनसाइड द कोर्ट। उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा था कि सर इसको मत सुनिएगा, डोंट अलाउ आर्ग्यूमेंट ऑन दिस केस, इसको चुनाव के बाद करिए क्योंकि चुनाव पर प्रभाव करेगा। तो ये तो हमेशा अपोज करते हैं। एफिडेविट भी दिया इनके राम के अस्तित्व में, वो कॉपियां अभी भी हमारी फाइल में पड़ी होंगी। तो इन लोगों को, और ये वो नकली जनेऊ पहन लेते हैं कोर्ट पे, इनको यही पता नहीं है कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है, कैसे पहना जाता है। और तीसरी बात, एनडीए गठबंधन में जितने अलायंस के लोग हैं वो हमेशा जाने अनजाने में या राजनीति करने के लिए सनातन धर्म पे प्रहार करते हैं। कहो तो नाम गिराऊं, प्रियांक खड़गे से लेके वो दयानिधि, फिर उसके बाद ये जो चीफ मिनिस्टर बने थे तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, ये सब लोग जानबूझ हिंदू धर्म पे अपमान करते हैं, सनातन धर्म को गालियां देते हैं। ये अधिकार, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है, सेक्शन 299 आईपीसी का पुराना वाला, और अब हो गया 131, 3 साल की सजा होती है। तो ये संजय निषाद पर लगेगा कि नहीं, ये धारा लगेगी कि नहीं? संजय निषाद पर ये धारा लगेगी सर? क्या कहा है संजय, क्या संजय निषाद ने क्या कहा, बताएं जरा बता दें। हम बता दें, भगवान राम के लिए ही कहा है, वर्डिंग बता दें हमको। उनके पिता को लेकर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, राजा दशरथ को लेकर। नहीं, देखिए, अगर चिन्ह लगाया है तो ये बैठे हुए राम भक्त, ये अपने आप करेंगे, उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों? धारा सबके पे लगते हैं, धारा सब पे बराबर लगती है, धारा चूज नहीं होती है कि कांग्रेसी है तो नहीं लगेगी या बीजेपी वाला है तो नहीं लगेगी। सवाल वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि क्या संविधान इनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे देखिए अंजना जी मानना करने का हक देती है। ये तो वैसे जवाब दीजिए, जितने सवाल दोनों ने पूछे। ठीक है अंजना जी, ये तो वैसे हाँ, मैं सबके जवाब देता हूँ।
अंजना जी, विडंबना की बात है कि जिन्होंने निहत्थे साधु संतों पर गोलियां चलाकर सरयू को लाल कर दिया था, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान किया था, आज साधु संतों की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी का अपमान जो है। चलिए, उन्होंने जब बात बोली संजय निषाद ने, तब वो हमारे साथ नहीं थे और मैं तो उसका खंडन करने के लिए तैयार हूं, परंतु अब बता दीजिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं, सुनिए। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत, सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। अब जिस प्रकार से मैंने साफ गोई से बोला है, उसका खंडन कीजिए खड़गे जी का। दूसरी बात बताइए कि आपने राम जी के विचार को लेकर बातें की, रामचरितमानस को जिस प्रकार से लगातार गाली देने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और उसके बाद उसकी पदोन्नति हुई, उसको प्रमोशन दिया गया, जिस प्रकार से आरजेडी ने लेकर बाकी इनके सहयोगी दलों ने लगातार हिंदू और सनातन पर अपमानजनक टिप्पणियां की, और बाकी तो छोड़ दीजिए, आज तो राम राज्य मतलब क्या, पूरा भारतवर्ष को उत्तर और दक्षिण में बांटने के लिए दयानिधि मारन ने जो बोला है उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए, भाई एक शब्द तो बोलता अनुराग भाई, आप दूसरों के सहयोगियों को क्या करना है वो तो बता देते, अपने सहयोगी पे तो एक बात नहीं बता पाते हैं। और देखिए, इन्होंने क्योंकि काम ये बार बार मेरी सरकार की उपलब्धियां पूछ रहे हैं, मैं आपको किसान का, आपने क्योंकि बोला है, किसान का ही सुना देता हूं। 2008 में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू नहीं हुई, हमने लागू किया। आपने राइस और वीट पर यूपीए 1 के जमाने में 2.5 लाख करोड़ एमएसपी दी, हमने उसको बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ दिया। हमने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप से हमने किसानों को दी। आप बता दीजिए, शिवानंद पाटिल का जो किसानों के ऊपर बयान आया है कि आत्महत्या करते कॉम्पनसेशन के लिए, एक बार खंडन करके बताइए। किसानों ने को आपने कहा था कि आप उनकी कर्ज माफी करेंगे, राजस्थान में 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। ये तो मैं बताना भी नहीं चाहता हूं कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए, 11 करोड़ घरों में नल से जल, 48 करोड़ बैंक अकाउंट, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की स्कीम। आज जिस प्रकार से हमने भारत की इकोनॉमी को 10वें से 5वें स्थान पर ले गए, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना हुई है, एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हुई है, रेलवेज में वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, हाईवेज जो है वो दुगनी रफ्तार से बन रहे हैं। ये हो गया हमारी उपलब्धि। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, इन पैमानों पर अपनी 5 उपलब्धियां गिना दो, कितने आवास अपने बनाए? इन उपलब्धियों पर भी उनका जवाब ले लेंगे, लेकिन अनुराग जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि वो अरविंद जी की बातों का रिस्पॉन्ड कर रहे थे। देखिए अनुराग जी, 2 बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक तो राम भक्तों पर गोलियां चलने का जो आरोप है वो मुलायम सिंह सरकार में हुआ है, वो एक सच्चाई है, वो किसी का आरोप नहीं है, इसलिए वो सच्चाई है, उससे आप भाग नहीं सकते। देखिए भारतीय जनता पार्टी की, अंजना जी, उपलब्धि पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी में 10 साल की उपलब्धि है दूसरों की बुराई निकालना, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बस दूसरों पे उंगली उठाते रहेंगे। अरे जनता ने आपको सत्ता दी थी कि आप जनता के बारे में कुछ करेंगे, जनता की बात करेंगे, जनता को न्याय देंगे, जनता की उन्नति करवाएंगे। नहीं, वो क्या करता है, उसने क्या किया, उसने 1990 में क्या किया, उसने 2000 में क्या किया, उसने 2010 में क्या किया। अरे 2014 में सत्ता ने, अनुराग जी, आपका कोई एआई वर्जन अच्छा होता तो जनता आपको सत्ता क्यों देगी? आपको सत्ता दिया था कि आप क्या आएंगे, किसान की इनकम दुगनी कर दी, यही तो आपने बोला था। हम आएंगे, डीजल पेट्रोल एकदम सस्ता हो जाएगा, हम आएंगे, घर घर में रोजगार होगा, हम आएंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी, हम आएंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी, हम आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, हम आएंगे, हम सबको यहाँ पे माने गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या नहीं बोला आपने, लेकिन आज ठीक उसकी उल्टी बातें करते हो आप कहते हो कि उसने पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ नहीं किया। इसके मतलब आप अपनी नाकामी छुपा रहे हो। इसके मतलब आपने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए। ना बुलेट ट्रेन चलाई है, ना ही 100 स्मार्ट सिटी बनाए आपने, ना ही यहाँ पे किसी को रोजगार मिला जो 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से आपने वादे किए थे। तो इसके मतलब आप फेल हो गए ना, और जब आप फेल हो गए हो तब आप मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हो। और मैं फिर बोलता हूं, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप राजनीति करनी है तो विकास पे कीजिए, जिसपे आप करना नहीं चाहते हो। और बार बार मैं आपसे पूछता हूं, संजय निषाद जी के बारे में स्पष्टीकरण देके जाइए, और उस एमपी के बारे में देके जाइए जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर भगवान का अपमान किया था। आपने उसको अपनी पार्टी में लिया, उसके बेटे को मंत्री बनाया। क्यों? आप दोनों ने देश, उन्होंने संजय निषाद की निंदा कर दी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा कर दी। हमने निंदा का एक छोटा सा पिटारा यहां बना लिया है और उस पिटारे को अपने बगल में रख लिया है, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग करेंगे नहीं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि आपको अपना फायदा देखना है। अखिलेश जी, जो आरोप अरविंद वाजपेयी जी लगा रहे थे, देखिए राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे, प्रश्न सुन लीजिए, लेकिन ये आरोप लगा कि क्या कपिल सिब्बल राम मंदिर मामले को जानबूझकर कोर्ट में डिले कर रहे थे। ये 2017 की बात है और उसकी बिसात यही थी आरोप की कि बार बार हियरिंग को टाला जा रहा था और कपिल सिब्बल डिले कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कांग्रेस पार्टी को कि 2019 में नरेंद्र मोदी को फायदा हो जाएगा इसका।
अगर राम मंदिर के पक्ष में ये फैसला। बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां सुनने से बेहतर होगा बीजेपी का पालनपुर हिमाचल प्रदेश का 1989 का जो प्रस्ताव था पास पढ़ लें, जिसमें बीजेपी राम मंदिर में के आंदोलन में प्रवेश करने की बात करती है और कहती है कि हम किसी कोर्ट के फैसले से नहीं मानेंगे। इस बात को बाकायदे लिखा पढ़ी में 4 लाइन का प्रस्ताव है जो खुद कहती है कि हमारा आस्था के विषय हम कोर्ट के किसी फैसले को नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ये जब राम जी की बचपन की फोटो मोदी जी अंगुली पकड़ के राम मंदिर में ले जाते हुए आती है, वो फोटो नहीं दिखाई जाती, न चर्चा होती है। ये भगवान से बड़े हैं, ये लोग तो भगवान से भी बड़े, देश से बड़े तो हमेशा से हैं, ये राम से भी बड़े हैं। इन लोगों ने बाकायदे अपने 2004 के मैनिफेस्टो में एनडीए के कि वो एडम ब्रिज तोड़ा जाएगा। इन लोगों ने जब सरकार बनी तो कहा कौन सा राम जन्मभूमि मामला, मेरा नहीं है यह मुद्दा, जब अटल जी सत्ता में आए थे। इनके मिनिस्टर ने कहा पार्लियामेंट में, शर्मा जी ने, कि सीता काल्पनिक थी। ये झूठ बोलते हैं कि एफिडेविट दिया, एफिडेविट इनका था, इनके द्वारा दिया गया था, एफिडेविट था। तो ये सब भरमाने की बात है। ये देखिए, न राम भक्त हैं, न गंगा भक्त हैं, न गौ भक्त हैं। गौ भक्ति भी इनकी आपने देख ली है, सिर्फ ये सत्ता भक्त हैं। इनकी गौ भक्ति भी देख ली है, जहां पे मम्मी मम्मी कहने से वोट मिले वहां गाय इनके लिए मम्मी मम्मी है, जहां पे यम्मी यम्मी कहने से वोट मिले वहां गाय इनके लिए यम्मी यम्मी है। ये सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। इनके अलावा अगर किसी भी प्रकार की भक्ति दिखाते हैं तो समझिए ये छलिया हैं, छल रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। साधु संत आपत्तियां कर रहे हैं कि भैया 2 महीने बाद करते, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, एक प्रतिक्रिया सैम पिट्रोडा पर दे दीजिए अखिलेश जी। शहजाद जी थोड़ा सा रुक जाइए, शहजाद जी इसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं अखिलेश जी, थोड़ा सैम पिट्रोडा पर भी बोलिए। वो जो ये कह रहे हैं कि मंदिर राम मंदिर का माहौल देश में बन गया, आपको लगता है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? राम करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए आस्था की बात है, न्याय उनके लिए राम है, राम का मंदिर है। ये अभी जवाब दे रहा हूं उसका भी। 205 लाख करोड़ रुपए इस देश पे मोदी जी के सौजन्य से कर्जा चढ़ गया है, 3 गुना। यह है ताकत हमारे विश्व गुरु जी की कि 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया, साहब ने उसका 3 गुना 10 ही साल में ले लिया। कर्जा लेके मित्रों का कर्जा माफ कर दे रहे हैं। जब मोदी जी आए थे तब इस देश के प्रत्येक व्यक्ति पे 40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था। आज आबादी भी बढ़ गई है काफी और 1,40,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा है। धन्य है मोदी जी। अब कितना बड़ा विश्व गुरु बनाओगे भाई, इससे मजबूत हो सके। तीसरी बात जो आपने सैम पिट्रोदा की पूछी, देखिए ये सब आस्था के विषय, लेकिन बीजेपी वोट के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। सरकार का काम सुविधाएं प्रदान करना है, विज्ञान में, तकनीक में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजी रोजगार, कारोबार में, उद्योग में, इन सब चीजों में, नौकरी में, इन सब चीजों में उसकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान हटाने के लिए कितने बार ये सरकार इन सब विषयों पर चर्चा करती है। लाखों पद रिक्त पड़े हैं, लाखों पद सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़े हैं, आप उस पर कभी बात नहीं करते हैं। कभी नौजवानों को रोजगार की बात नहीं करते हैं, उद्योग की बात नहीं करते हैं। देखिए वो चीज भी सही है, पहले सरकार का कर्तव्य वही है। ये तो हम सारे हिंदुस्तान को आस्था का विषय है, ये भगवान या पूजा आस्था हर जो भी जिस जात धर्म का है उसके लिए। लेकिन सरकार का कर्तव्य जो है वो है कि वो जो सत्ता की जिम्मेदारी मिली है उसके दायरे में जो आता है उन कर्तव्यों का निर्वहन करें। लेकिन ये नहीं करते हैं, इसलिए तो इस देश का आज बुरा हाल है। आप संसद में अगर आप बहस नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वहां सांसदों को बर्खास्त कर देंगे, सरहद पे आप चुप्पी साधे बैठेंगे, चीन घुसता चलाएगा, सर्टिफिकेट देंगे, न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ है, न घुसा हुआ होगा। क्यों भाई? जवाब दीजिए अंजना जी। क्या मैं आप संसद में शहजाद जी से जवाब सुनिए। ब्रीच हो रही है, तीनों मुद्दों पर जवाब। अंजना जी कभी कभी लगता है, अंजना जी कभी कभी लगता है देश चलाना काम है, राम मंदिर आस्था की बात है। जैसे AI वर्जन है। हाँ, जवाब दीजिए। सबका दे रहा हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ ना जवाब। अंजना जी, आपके चैनल ने एक अंजना का AI वर्जन बनाया है, एक सना नाम की भी एंकर है। ऐसा लगता है अनुराग जी और अखिलेश जी का भी बना लेना चाहिए।
मैंने पिछले 40 मिनट में अपनी सरकार के 15 पैरामीटर्स पर उपलब्धियां गिनाई। अपने कालखंड का एक भी उपलब्धि गिनाने में असमर्थ है। कर्नाटका, हिमाचल में जो वादे किए कि हम लोग बिजली के दाम कम कर देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को दे देंगे, वहां पर महंगाई कम कर देंगे, डीजल वहां पे 6 रुपए बढ़ा दिया, इन सब चीजों पर तो 1 रुपए का आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। किस प्रकार से आप 3 राज्य चुनाव हारे, जिसमें कि हमारी सरकार 18 वर्ष बाद भी अगर परफॉर्मेंस के आधार पर फिर से चुनकर आई और आपकी 2 राज्य सरकारें चली गई क्योंकि इस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद भी अंजना जी इस प्रकार की बातें करते हैं। अब देखिए अंजना जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है अपनी अपनी बातें रखने का बीच में नहीं अखिलेश जी, गलत बात है। अंजना जी, मेरा सवाल उनसे क्या था, अंजना जी, इन्होंने तो एक तथाकथित पिक्चर का जिक्र किया। अंजना जी देखिए ना, दृष्टि होती है। मुझे तो उस चित्र में, हालांकि वो चित्र उसी के बारे में बात करें, चलिए उसको मान लेते हैं, उस चित्र में तो प्रभु राम लला मोदी जी को आगे ले जा रहे, वो आगे हैं और मोदी जी पीछे हैं। वो तो मोदी जी को मंदिर ले जा रहे हैं, सोनिया जी क्यों नहीं जा पा रही मंदिर? उसका सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वो तो हाथ पकड़कर मोदी जी को ले जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जिनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सनातन जो है वो सब जगह आ जाएगा अगर मोदी जी जीत जाएंगे। मैंने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, मैंने तो ऑडियो सुनाया है आपको, वीडियो दिखाया है खड़गे जी का, उस पर एक को जवाब नहीं। किसने कहा था कि ये हिंदू जो है गंदा शब्द है? ये आपके जारकिहोली साहब ने कहा था। किसने कहा था कि जिहाद सिखाते हैं कृष्णा अर्जुन को गीता के माध्यम से? शिवराज पाटिल ने कहा था। ये सब तो प्रत्यक्ष बयान है, उसके ऊपर एक जवाब नहीं दीजिएगा और कहेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उदयनिधि स्टालिन और डीएमके के एलन गोवन, बाकी लोगों ने सनातन से लेकर राम जी के अस्तित्व पर जो सवाल उठाए, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है? आप बताइए ना, आप तो बहुत बड़े जनेऊधारी राम भक्त है, तो बताइए इन पर क्या कार्रवाई करेंगे, कब उनका साथ छोड़ेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं, केवल और केवल नकारात्मक राजनीति। और देखिए, इनकी राजनीति को तो समाजवादी भी सीरियसली नहीं लेती। ये तो अनुराग जी डिबेट में आते कांग्रेस की तरफदारी करते हैं। इनकी यात्रा पर क्या लिखा आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि देखिए, द्वारे खड़ी बारात और समधन चली नहाने, ये राहुल गांधी के विषय में कहा है। और यहां पर अनुराग भदौरिया, क्योंकि उनको कांग्रेस में प्रवेश करना है, तो कांग्रेस की आकर बीन बजाते हैं। जवाब दीजिए अखिलेश जी, उसके बाद से अनुराग जी आप बोलिएगा, मुझे पता है आपको जवाब देना है। अखिलेश जी, छोटा सा जवाब। देखिए टाइम बहुत कम है, सिर्फ 2 लाइन से। आज अभी इन्होंने कहा कांग्रेस ने क्या किया है। अरे भैया, जो तुम वादे किए थे 3 राज्यों में, उन सारे वादों से तुम सीधे सीधे मुकर गए। वहां की सरकार ने जो वहां के लोकप्रिय कार्यक्रम थे, बीजेपी की सत्ता आते उन कार्यक्रमों को बंद कर दिया। यूपीए की सरकार में तो हमने वो काम किए हैं कि जो कभी आप जनता के लिए कर ही नहीं सकते। आपने तो सिर्फ अपने मोडानी जी के लिए जो भी कार्यक्रम किए या जो भी इस देश को बेचा है, साहब अपने साहब के लिए बोलते थे मैं चौकीदार हूं, बाद में लोगों को समझ आया वो अपने मालिक के चौकीदार है। अनुराग जी, जल्दी से, वो कह रहे हैं बारात वाला जो वाईपी सिंह ने लिख दिया है भारत न्याय यात्रा पर, क्या चल क्या रहा है? कांग्रेस के पीछे क्यों पड़े? आपको तो बीजेपी के पीछे पड़ना था। देश को बचाना है, न्याय दिलाना है। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। हम लोगों की समाजवादी पार्टी, हमेशा समाजवादी पार्टी की लाइन होती है, जो पार्टी लिखती है ट्वीट, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, या पार्टी के जो पार्टी पेज पे लिखा जाता है। ये पता नहीं कहां चला गया। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या जवाब दिया? मैंने सीधा पूछा राष्ट्रपति जी को बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं, उस पर जवाब आप नहीं दे रहे हो। उपराष्ट्रपति जी को बुला, इसका जवाब अरविंद जी ने दे दिया था पहले। इसका जवाब अरविंद जी ने दे दिया था। अरविंद वाजपेयी जी कह रहे थे कि ये ट्रस्ट की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है और इसीलिए बहरहाल ये बहस अब अनंत तरीके से चलती रहेगी।